हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी का टॉपिक कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स को देखेंगे। इससे पहले हमने काफ़ी वीडियो डाल लिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो बीजे एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे प्लेलिस्ट का नाम है उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी। ठीक है, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कोशिका कंकाल, साइटोस्केलेटन, सूक्ष्म नलिकाएं और तंतु। कोशिका कंकाल का विचार सबसे पहले कोल्डजॉफ ने 1928 में दिया था, लेकिन साइटोस्केलेटन शब्द का सबसे पहले प्रयोग कोहेन ने किया था। तो आप इसको नोटबुक में नोट कीजिएगा कि कोशिका कंकाल से संबंधित जो भी वैज्ञानिक है, यहाँ पे हमने दो वैज्ञानिकों के नाम बताए, कोल्डजॉफ और कोहेन। ठीक है, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में फैला हुआ तंतुओं, फिलामेंट्स और नलिकाओं, ट्यूब्यूल्स का एक विस्तृत और जटिल जाल है। इसे तीन मुख्य भागों में बांटा गया। सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये खोखली बेलनाकार संरचनाएं होती है जिनका व्यास लगभग 25 नैनोमीटर होता है। सूक्ष्म तंतु, माइक्रोफिलामेंट्स, ये ठोस पतले तंतु होते हैं जिनका व्यास लगभग 7 नैनोमीटर होता है। मध्यवर्तीय तंतु, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इनका व्यास लगभग 10 नैनोमीटर होता है और ये यांत्रिक तनाव को सहने के लिए होते हैं। उसके बाद हम संरचना देख सकते हैं। ये आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट आप देख सकते हैं इमेज में। ठीक है, यह आपका साइटोस्केलेटन का ओवरव्यू है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रासायनिक संगठन, सूक्ष्म नलिकाएं मुख्य रूप से ट्यूबुलिन प्रोटीन अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से बनी होती है। सूक्ष्म तंतु मुख्य रूप से एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बन सकता है आने वाले पेपर में। मध्यवर्ती तंतु विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों जैसे केराटिन, वेमेंटिन आदि से बने होते हैं। कार्य क्या होता है फिर इसका? कोशिका को यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है और उसका आकार बनाए रखना। कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करना। अमीबा जैसी कोशिकाओं में गमन, मोटिलिटी और कोशिका झिल्ली के मूवमेंट में सहायता करना। ठीक है, फिर है अगला पॉइंट, तारक केंद्र, सेंट्रियोल कहते हैं जिसे हम। इसकी खोज एडवर्ड वैन बेनेडन ने 1883 में की थी और थियोडोर बोवेरी ने इसके लिए सेंट्रोसोम शब्द गढ़ा था। ठीक है, तो आप ये भी इम्पोर्टेंट है, लिख सकते हैं। तारक केंद्र एक बेलनाकार संरचना है, सिलेंडर की तरह, जो बिना किसी झिल्ली, मेंबरलेस के होती है। यह बैलगाड़ी के पहिए, कार्टव्हील के समान दिखाई देती है। इसमें परिधीय रूप से 9 सूक्ष्म नलिकाओं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट्स होते हैं, जबकि केंद्र में कोई सूक्ष्म नलिका नहीं होती। इसे 9+0 व्यवस्था कहा जाता है। दो तारक केंद्र एक दूसरे के समकोण 90 डिग्री पर स्थित होकर सेंट्रोसोम बनाते हैं। ठीक है, यह है इसका स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं। ठीक है, रासायनिक संगठन, यह मुख्य रूप से ट्यूबुलिन प्रोटीन, कुछ मात्रा में लिपिड और उच्च सांद्रता में एटीपी से बना होता है। कार्य क्या होता है फिर इसका? जंतु कोशिकाओं में यानी एनिमल सेल में कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं के निर्माण का केंद्र बनता है। सीलिया और फ्लैजेला का आधारीय पिंड बेसल बॉडी बनाता है जो उनकी गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला है अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। केथ पोटर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फुलम ने 1945 में इसकी खोज की थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द का प्रयोग केथ पोटर ने 1953 में किया था। ठीक है, यह कोशिका द्रव्य में फैली हुई झिल्लीदार नलिकाओं, थैलियाँ और पुटिकाओं का एक जटिल जाल है। यह केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक फैला हो सकता है। दो प्रकार के होते हैं, आप सभी ने सुना होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों? क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं, और स्मूथ क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं।
रासायनिक संगठन की बात करें, इसकी झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बन सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपोप्रोटीन की, जिसमें लिपिड 30 से 50% और प्रोटीन 50 से 70% शामिल होता है। इसमें कई प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं। कार्य क्या होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण और उनके स्राव के लिए जिम्मेदार है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य लिपिड स्टेरॉयन हार्मोन के संश्लेषण और यकृत कोशिकाओं में विषैले पदार्थों के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, यह कोशिका का एक अंतःकंकाल इंटरनल स्केलेटन बनाता है जो कोशिका को सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट कह सकते हैं आप। फिर अगला है आपका गोल्जी कॉय। कैमिलो गोल्जी 1898 ने उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में इसकी खोज की थी। तो ये प्रश्न बन सकता है किसकी कोशिकाओं में की थी, उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में। किसने, कैमिलो गोल्जी ने। यह एक दूसरे के ऊपर तस्तरी नुमा थैलियों का एक समूह है। इसका व्यास 0 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। गोल्जी काई के दो मुख्य फलक होते हैं, सिस फेस या निर्माणकारी सिरा, यह केंद्रक की ओर होता है और उत्तल कॉन्वेक्स होता है। ट्रांसफेस, यह परिपक्व सिरा भी कहते हैं इसे, और यह कोशिका झिल्ली की ओर होता है और अवतल होता है। गोल्जी एपरेटस आप देख सकते हैं कैसा दिखता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉप पे सिस फेस और नीचे पे ट्रांसफेस। रासायनिक संगठन, यह मुख्य रूप से लिपोप्रोटीन से बनता है। 60 से 40% लिपिड, इसमें ग्लाइकोसिल्ट्रॉन्सफेरस जैसे कई महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, आप नोट करेंगे इसे। कार्य क्या है, पैकेजिंग और स्राव, अंतः प्रद्रव्य जालिका से आने वाले प्रोटीन और लिपिड को पैक करना, उन्हें रूपांतरित करना और गंतव्य तक पहुंचाना किसका काम है, गोल्जी एपरेटस का। ग्लाइकोसिलेशन, प्रोटीन और लिपिड में कार्बोहाइड्रेट जोड़कर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाना। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करना, लाइसोसोम का निर्माण करना। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने 1857 ने सबसे पहले इन्हें कीटो की रेखित पेशियों में देखा। रिचर्ड ऑल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया। कार्ल बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो ये प्रश्न बनते हैं वैज्ञानिकों से। ठीक है, तो आप नोट कीजिएगा। संरचना, यह एक धुरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। बाहरी झिल्ली चिकनी और पोरीन प्रोटीन के कारण पारगम्य परमेबल होती है। आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर उंगली जैसी संरचनाएं बनाती है, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर F1 कण ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। इसके अंदर भरे द्रव्य को मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटीन 65 से 70%, लिपिड 25 से 30, आरएनए और एंजाइम होते हैं। इसके पास स्वयं का वृत्ताकार डीएनए, mtDNA और 70S राइबोसोम होता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज भी कहते हैं। कार्य क्या होता है, यह कोशिका का ऊर्जागृह, पावर हाउस ऑफ सेल है। यहाँ वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन के क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम आयनों, कैल्शियम डाइपॉजिटिव का भंडारण करना, कोशिका मृत्यु को नियंत्रित करना। कोशिका मृत्यु जिसको हम एपोप्टोसिस भी कहते हैं। फिर है लाइसोसोम। क्रिश्चियन डी डुवे ने इसकी खोज की थी 1953 में। ये सूक्ष्म गोल और एकल झिल्ली से घिरी हुई थैलीनुमा संरचना होती है। ये बहुरूपीय पॉलीमॉर्फिक होते हैं, अर्थात कोशिका में ये 4 अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, अवशिष्ट इकाई और स्वभक्षी रिक्तिकाएं। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, लिपिड लेयर, मेम्ब्रेन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिक्सचर और ग्लाइकोसिलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन।
इसकी झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके अंदर लगभग 50 विभिन्न प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, जो अम्लीय माध्यम pH 5.0 पर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। कार्य क्या होता है? अंतः कोशिकीय पाचन, कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थों, बैक्टीरिया, वायरस, भोजन का पाचन करना। आत्मघाती थैली, इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। कोशिका के क्षतिग्रस्त या बूढ़े होने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और अपने ही एंजाइमों द्वारा पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं, ऑटोलिसिस भी कहते हैं। पुराने और निष्क्रिय कोशिका को नष्ट करके कोशिका को साफ करना। अगला है लवक, जिसे हम प्लास्टिड्स भी कहते हैं। अर्नेस्ट हैकल 1866 ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल ने। AFW सिम्सर 1883 ने लवक शब्द दिया और इन्हें वर्गीकृत किया। किसने? AFW सिम्पर ने। ये केवल पादप कोशिकाओं और कुछ प्रोटिस्ट जैसे युगलीना में पाए जाने वाले दोहरे झिल्ली युक्त कोशिकांग है। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं। ज़्यादातर ये पादपों में ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोटिस्ट भी हैं जैसे युगलीना। कितने प्रकार के होते हैं? 3, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? हरित लवक भी कहते हैं इन्हें। इनमें स्ट्रोमा तरल भाग और ग्रेना थाइलेकॉइड के सिक्के जैसे ढेर होते हैं। वर्ण लवक यानी क्रोमोप्लास्ट है, इसमें कैरेटिनॉइड वर्णक होते हैं, पीला, लाल और नारंगी रंग के। और अवर्णीय लवक ये रंगहीन लवक होते हैं जो जड़ों या भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। एमाइलोप्लास्ट, स्टार्च, ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन, इलियोप्लास्ट वसा। प्लास्टिस्ट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें पहला है आपका, पहला पॉइंट है इनर मेम्ब्रेन, सेकंड है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, थर्ड है आउटर मेम्ब्रेन, चौथा है आपका स्ट्रोमा, फिफ्थ है आपका थैलेकॉइड और सिक्स्थ है आपका लेमेला। ठीक है। रासायनिक संगठन, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह लवकों में भी अपना वृत्ताकार डीएनए और 70S राइबोसोम पाया जाता है। ये भी सेमी ऑटोनोमस होते हैं। इनमें प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाए जाते हैं। कार्य क्या होता है फिर हरित लवक का? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। कोशिका की रसोई भी कहते हैं इसे। वर्ण लवक फूलों और फलों को आकर्षक रंग प्रदान करना ताकि पॉलिनेशन और बीज प्रकीर्णन में मदद मिल सके। और अवर्णीय लवक का कार्य होता है भोज्य पदार्थों, स्टार्च, वसा, प्रोटीन का संचय, स्टोरेज करना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों, आप शॉर्ट इसके नोट्स बना सकते हैं। अगला है राइबोसोम। जॉर्ज पैलार्ड 1955 ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जंतु कोशिका में पहली बार इन्हें देखा, इसलिए इन्हें पैलार्ड कर्ण, पैलार्ड पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये सबसे छोटे बिना किसी झिल्ली वाले दानेदार कोशिकांग हैं। प्रत्येक राइबोसोम 2 उप इकाई सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक बड़ी और एक छोटी, जिसे हमने स्वेडबर्ग यूनिट में भी देखा था। पहला है या आपका सेकंड वीडियो था, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, स्वेडबर्ग यूनिट करके हमारी वीडियो गई होगी। ठीक है। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होते हैं, 50S प्लस 30S पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम होते हैं और 60S और 40S इसकी सब यूनिट्स होती है। यह है आपका राइबोसोम का स्ट्रक्चर। फिर रासायनिक संगठन, ये मुख्य रूप से राइबोसोमल आरएनए और विभिन्न प्रोटीन के बने होते हैं। इन्हें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन आरएनपी कण भी कहते हैं। कार्य क्या होता है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसी कारण राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड की जड़ की कोशिका में इसकी खोज की थी। यह कोशिका का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कोशिकांग है। इसकी संरचना के 4 मुख्य भाग होते हैं। केंद्रक आवरण, न्यूक्लियर एनवेलप, दोहरी झिल्ली जिसमें केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो आरएनए और प्रोटीन के आवागमन को नियंत्रित करते हैं। केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक के अंदर भरा पारदर्शी तरल हमारा केंद्रक द्रव्य कहलाता है।
क्रोमेटिन जालिका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के धागे नुमा जाल जो कोशिका विभाजन के समय सिकुड़कर गुणसूत्र बनाते हैं। और केंद्रिका के बारे में हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है। रासायनिक संगठन, केंद्रक में डीएनए लगभग 9 से 12% होता है, आरएनए लगभग 5%, हिस्टोन प्रोटीन 15% और नॉन हिस्टोन प्रोटीन 65%। लिपिड और कुछ खनिज, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं। कार्य क्या होता है फिर केंद्रक का? ये कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल सेंटर या ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, जो कोशिका की सभी मेटाबॉलिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल डीएनए संग्रहित होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित करती है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन का निर्देशन करता है। फिर है आपका केंद्रिका। फेलिस फोंटाना, आप साइंटिस्ट नोट कर सकते हैं, फेलिस फोंटाना 1774 ने सबसे पहले ईल की त्वचा की कोशिका में इसे देखा था। न्यूक्लियोलस शब्द विलियम बोमन 1840 द्वारा दिया गया। ठीक है। जो आपका न्यूक्लियोलस शब्द था वो किसने दिया था? विलियम बोमन। यह केंद्र के अंदर पाई जाने वाली एक सघन गोल संरचना है जिसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेनस होती है। यह कुछ विशिष्ट गुणसूत्रों के एक विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है, जिसे NOR न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहा जाता है। रासायनिक संगठन, केंद्रिका मुख्य रूप से आरएनए लगभग 10%, विशेषकर आरएनए, प्रोटीन लगभग 85% और बहुत कम मात्रा में डीएनए 5% से बनी होती है। कार्य क्या होता है फिर केंद्रिका का? यह राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण का मुख्य स्थान है। यह राइबोसोमल की उप इकाइयों का निर्माण करती है, इसलिए इसे राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहा जाता है। कोशिका विभाजन के दौरान यह गायब हो जाती है और अंत में फिर से प्रकट हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं केंद्रक और केंद्रिका दोनों का। ठीक है। बड़ा वाला आपका केंद्रक है और अंदर जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है वो क्या है? केंद्रिका। तो यहाँ पे हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आप बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।